डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटी के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन में और स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में लगातार क्वेश्चंस इससे बनाए जा रहे हैं। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, संवैधानिक नैतिकता। तो इस टॉपिक को समझते हैं, क्या इसके दायरे हैं, क्या इससे संबंधित आपके सुप्रीम कोर्ट के निर्वचन हैं, साथ ही साथ में इसके क्या कमियां हो सकती हैं, इससे क्या आपकी एक तरह से चुनौतियां हो सकती हैं और क्या सुधार करना है इसके अंतर्गत जिससे कि इसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो संवैधानिक नैतिकता लगभग आपके हर डेमोक्रेटिक कंडक्ट और जुडिशियल प्रॉपर्टी में बार बार इसको डिस्कस किया जा रहा है कि जो हमारे सांसद हैं या हमारे जो प्रतिनिधिकर्ता हैं उनका जो आचरण होना चाहिए संवैधानिक नैतिकता के अनुसार होना चाहिए। न्यायपालिका के जो निर्णय हैं ये भी संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के अनुसार होना चाहिए। तो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है क्या, कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी क्या आपका है। देखिए, नॉर्मल प्रोसेस में अगर आप इसको डिफाइन करिएगा तो दो शब्द यहां पे जुड़ रहे हैं। एक शब्द आपका है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा आपका जुड़ा है नैतिकता। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी में अगर आप देखिएगा तो दो शब्द आपके जुड़ रहे हैं। एक शब्द है संविधान और दूसरा नैतिकता। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, किसी भी देश का सर्वोच्च आपका विधि है, सर्वोच्च नियम है। और नैतिकता क्या है, किसी भी चीज को गलत और सही के बीच में अंतर करने की जो आपकी समझ है उसको हम कहते हैं नैतिकता। तो व्यक्तिगत स्तर पे किसी चीज को गलत और सही के बीच में अंतर करने की बात जब कही जाएगी तो नैतिकता कहा जाएगा। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है? संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है कि जो भी हमारा संविधान के अंदर नैतिकता की बात कही गई है उसको महत्व दिया जाए। रिटेन शब्दों में तो महत्व हो ही, जो आपके संविधान में लिखित शब्द हैं, रिटेन डॉक्यूमेंट्स, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित दस्तावेज है, इसको महत्व तो दिया ही जाए, लेकिन इसके पीछे जो सार है, इसके पीछे जो समरी है, इसके पीछे जो सोल है, इसके पीछे जो आत्मा छिपी हुई है, इसके पीछे जो मूल्य छिपा हुआ है, वैल्यू सिस्टम इसके पीछे है, उसको समझ के हम सारा निर्णय करें, सारा अपना डिसीजन लें। उसी को समझ के हमारा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अगर अपने कर्तव्यों को पूरा करे तो यही संवैधानिक नैतिकता कहलाएगा। तो एक्चुअली में संविधान का जो गुण रहस्य है, संविधान का जो मूल्य है, संविधान की जो नीति है, संविधान की जो अंतरात्मा है, उसके अनुसार अगर हमारे देश में सारे अंग काम करें, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे भारत के नागरिक हों, जब संविधान के मूल्यों को समझ के, संविधान के अंतरात्मा को समझ के, संविधान के एक तरह से कहा जाएगा कि जो आपके गुण रहस्य हैं उनको समझ के, केवल शाब्दिक अर्थों पे ना जाके उनके पीछे का जो तर्क है, जो विश्वास है, उसको समझ के अगर हम अपने कार्यों को करें तो इसी को संवैधानिक नैतिकता कहा जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं संवैधानिक नैतिकता की जो अभी रूपरेखा आपकी आ रही है वो क्यों आ रही है। क्योंकि लगातार जब भी कोई आपके यहाँ पे डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, जुडिशियल कंडक्ट की बात की जा रही है, डेमोक्रेटिक कंडक्ट की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट में अगर आप देखिएगा तो उसमें वो सीधे सीधे बोला जा रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी पे जजमेंट आ रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि ये पॉपुलर मोरलिटी से डिफरेंट है। जो आप कहिएगा कि यहाँ पे लोकप्रिय नैतिकता, लोकप्रिय नैतिकता तो कुछ भी कहेगा, जो लोकप्रिय होगा उस पर महत्व दिया जाएगा, लेकिन संविधान की नैतिकता क्या कह रही है, संविधान क्या कहना चाह रहा है, उसको समझ के सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे, उसको समझ के आपके विधायिका अधिनियमों का निर्माण करे, उसको समझ के कार्यपालिका अपने कार्यों का आपके क्रियान्वयन करे, उसी को समझ के हमारे नागरिक अपने कर्तव्यों को पूरा करें, अपने अधिकारों की मांग करें,
तभी हम कहेंगे संवैधानिक नैतिकता है। तो संवैधानिक नैतिकता अगर आप देखिएगा तो है क्या, क्या इसका अर्थ है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब ही है कि रिफर्स टू द इथिकल कंपास दैट गाइड्स द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टर्स, ensuring that power is exercised with restraint, fairness, fidelity to constitutional values rather than personal और political gain। तो ये सीधे सीधे बोला जा रहा है कि वो एक आपके नैतिक दिशा निर्देश है, नैतिक दिशा सूचक है, जो कि हमारे संवैधानिक जो निकाय हैं और इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से कार्य करना है उसको दिशा निर्देश दे रहा है। साथ ही साथ में यह भी बता रहा है कि जो शक्ति है वो आपकी सीमित है, उसको सीमित तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसको न्याय संगत तरीके से उपयोग कर सकते हैं, संयम के साथ उपयोग कर सकते हैं, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो यह है संवैधानिक नैतिकता कि जो भी हमारे संस्थाएं हैं वो संविधान के मूल्यों के अनुसार काम करेंगे, व्यक्तिगत लाभों के लिए कार्य नहीं करेंगे, राजनीतिक लाभों के लिए कार्य नहीं करेंगे। जो भी कार्य करेंगे वो न्याय संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, भेदभाव पूर्ण रहित होना चाहिए। ये बात आपका बोलने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से अगर आप देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक दूसरे के पूरक हैं। संविधानवाद ढांचागत आपके लक्ष्यों को प्रदान करता है, जिसमें वो कहता है कि जो हमारे संविधान के अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सीमित होने चाहिए और एक दूसरे को नियंत्रित करने चाहिए। उसी तरह से हमारा संवैधानिक नैतिकता भी यही कह रहा है कि संविधान की जो आत्मा है, संविधान के जो मूल्य हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे तीनों अंग काम करेंगे। तीनों अंग के साथ साथ हमारे जो पब्लिक है वो भी काम आपका करेगा। तो ये बात आप देख सकते हैं, ये इसका अर्थ है। अब इसमें और क्या क्या बातें आप देख सकते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो विशेषताएं हैं उसमें प्रमुख आपका जो लक्षण देखने को मिलेगा, एडहेरेंस टू रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का पालन होना चाहिए। जितने भी आपके प्राधिकारी हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब विधि के अनुसार ही आपके काम करेंगे और विधि के आपके दिशा निर्देश के अंदर उनके सिद्धांतों को ही पारित करेंगे, उसका पालन करेंगे। दूसरा, आपके इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, संस्थागत औचित्य की बात की जा रही है। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो भी लोक सेवक हैं वो जो भी आपके संस्था की गरिमा है, संस्था की प्रतिष्ठा है, संस्था की स्वतंत्रता है, उसको बचाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अब आप ये देखिएगा कि हाल फिलहाल में हमारी जितनी संस्थाएं हैं सब पे लांछन लगाया जाता है कि वो पक्षपात करें। जैसे इलेक्शन कमीशन पे लांछन लगाया जाता है कि वो पक्षपात कर रहा है, या आपके किसी और संस्थाओं पे, सीएजी पे अगर बोला जाए कि वो कुछ आपके एक तरह से जो गवर्नमेंट का ऑडिट है वो ठीक से नहीं कर रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी जो भी संस्थाएं होनी चाहिए वो पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम करें, अपने संस्था की गरिमा को बनाए रखें, अपने संस्था की स्वतंत्रता को बनाए रखें और बिना किसी आपके भेदभावपूर्ण या दबाव के अंतर्गत काम ना करते हुए अपने सारे कार्यों को पूरा करें। तो ये बात आपका बोला जा रहा है कि अपने संस्थागत गरिमा, स्वतंत्रता को बनाए रखें। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में आपके असहमति का भी सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे सहिष्णुता होनी चाहिए, वाद विवाद का, बातों के आदान प्रदान का और विपक्ष का सम्मान होना चाहिए, तभी जाके संवैधानिक नैतिकता आ सकती है। फिर अकाउंटेबिलिटी की बात की गई, उत्तरदायित्व की बात की गई है। एवरी एक्सरसाइज ऑफ पावर मस्ट बी मोरली एंड लीगली जस्टिफाइएबल। जो भी आप अपने शक्ति का उपयोग कर रहे हैं नैतिक रूप से उसको आप न्याय संगत बताइएगा, बनाने का प्रयास करिएगा, वैदिक रूप से न्याय संगत बनाने का प्रयास करेगा। लीगली भी जस्टिफाइएबल होना चाहिए और मोरली भी जस्टिफाइएबल होना चाहिए। फिर स्पिरिट ओवर टेक्स्ट, संविधान के शब्दों का महत्व तो है ही,
जो हमारे अनुच्छेदों में लिखा गया उसका महत्व तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा क्या कह रही है उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। केवल लिखित शब्दों के बारे में ही बात नहीं किया जाएगा। लिखित शब्दों का निर्वचन सुसंगत नहीं हो पा रहा है, लिखित संगत जो आपके शब्द हैं उसका आपके इंटरप्रिटेशन में समस्या आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा, उसके मूल्य को समझने का प्रयास करेंगे। लार्जली ये बातें आपको कहां पे देखने को मिलेंगी? संविधान की आत्मा और मूल्य जो प्रियम्बल में, प्रस्तावना में बातें लिखी गई हैं, जिसमें अगर आप संवैधानिक नैतिकता के मूल्यों को अगर आप समझने का प्रयास करिएगा तो लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सारे जो शब्द हैं ये एक तरह से प्रियम्बल के हमारे आधारभूत मूल्य भी हैं और ये संवैधानिक नैतिकता के नींव भी हैं। तो संविधान के अनुच्छेदों का शाब्दिक महत्व तो है ही, लेकिन स्पिरिट को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, केवल शब्दों को महत्व नहीं दिया जाएगा। ये बात आपका बोला जा रहा है। भावना पर पाठ्य न केवल संवैधानिक प्रावधानों के प्रति निष्ठा बल्कि उनके नैतिक उद्देश्य के प्रति भी निष्ठा की मांग करता है। ये बात आपको देखने को मिलेगा। फिर इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ? अगर आप बात देखिएगा कि संवैधानिक नैतिकता का जो कंसेप्ट है ये कहां से आया है, तो एंशिएंट इंडिया में जो आपके धर्म का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक नैतिकता का नींव आप देख सकते हैं। धर्म का बड़ा महत्व आपका रहा है हमारे देश में, और धर्म विधि और नैतिकता दोनों को अपने अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया है। तो एंशिएंट रूट्स आप देख सकते हैं, प्राचीन मूल आप देख सकते हैं। हमारे जितने धर्म ग्रंथ आप देखिएगा सब में धर्म को महत्व दिया गया और धर्म में नैतिकता के साथ साथ विधि का महत्व आपके रखा गया है। विधि नैतिकता के बिना शून्य है, तो अगर विधि में नैतिकता नहीं है तो उसका कोई बहुत महत्व नहीं रहेगा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं। वैसे ये जो आधुनिक अगर प्रयोग में अगर आप बात करिएगा तो इस शब्द का जनक माना जाता है हिस्टोरियन जॉर्ज ग्रॉट को। 1846 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के शब्द को आपके बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं। और भारत में इसका जो एक तरह से कहा जाएगा कि जो महत्व दिया गया है वो अंबेडकर के दृष्टिकोण में आप देख सकते हैं, अंबेडकर्स विजन में देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग ऑन एन अनडेमोक्रेटिक सॉइल। तो इनका कहने का मतलब क्या है? भारत में लोकतंत्र एक अलोकतांत्रिक भूमि पर केवल एक सतही अवधारणा है। तो लोकतंत्र भारत में तभी काम करेगा जब संवैधानिक नैतिकता, संविधानवाद को महत्व दिया जाएगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी आप तभी काम करेगा जब आप नैतिकता को यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास करिएगा। अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र में सुसंस्कृत नैतिकता की आवश्यकता है, ना कि मात्र विधिक अनुपालन की। तो भारत में जो डेमोक्रेसी है ये आपके तभी काम कर पाएगा कि भारत में बड़े लंबे समय तक आप एंशिएंट इंडिया उठाइए, मिडाइवल इंडिया उठाइए और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया उठाइए, तो ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम रहा है। एंशिएंट इंडिया में भी मोनार्की का बड़ा महत्व रहा, कुछ जगहों पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा है, जनपदों में, कुछ जनपदों में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं सफल हो पाया। महाजनपद आ गए और फिर टोटल सेंट्रलाइजेशन आपका हो गया गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स। अगर आप देखिएगा मौर्य के बाद आपके ये सेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाता है। मुगल अंपायर सेंट्रलाइज डेस्पोटिज्म पे बेस था, केंद्रीकृत आपके शक्ति थी वो, और केंद्रीकृत निरंकुशवाद था, तो उसमें किसी भी तरह का कोई अंकुश लगाने का कोई तंत्र ही नहीं था राजाओं पे। फिर अगर आप बात करिएगा ब्रिटिश इंडिया, तो पुलिस स्टेट रहा है। तो डेमोक्रेसी भारत में बहुत लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस नहीं हुआ है। जो भी सेंट्रल पावर हमारे देश में रहा है वो मोनार्कियल सिस्टम को पालन किया है। हालांकि मोनार्कियल सिस्टम में भी बोला जाता है कि वो आपके डेमोक्रेटिक मोनार्की को पालन कर रहे हैं कई सारे राजा। डेमोक्रेटिक मोनार्की का मतलब राजा वही काम करेगा जो प्रजा को अच्छा लगेगा। राजा वो कोई काम नहीं करेगा जो उसको अच्छा लगेगा, बल्कि वो सारे काम करेगा जो प्रजा को अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक मोनार्की का कंसेप्ट है बड़े लंबे समय तक नहीं चल पाया है। कुछ ही राजा इसका पालन किए हैं, बाकी सारे राजा टोटल तानाशाही या मोनार्की पे, राजशाही पे
या आपके डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियन सिस्टम पे आपके काम किए हैं। उसके बाद आपके मुगल अंपायर सेंट्रलाइज डेस्पोटिज्म रहा है, केंद्रीकृत आपके अगर आप बात करिएगा तो तानाशाही रहा है, और ब्रिटिश अंपायर तो पुलिस स्टेट ही रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 1947 में, ये पुराने इतिहास से सीधे हम डेमोक्रेसी पे आ रहे हैं। इसीलिए आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कह रहे हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग ऑन एन अनडेमोक्रेटिक सॉइल। तो भारत में लोकतंत्र एक अलोकतांत्रिक भूमि पर केवल एक सतही अवधारणा है, आपने उठा के बस लगा दिया तो ऐसे बात नहीं बनेगा। फिर आप देखिएगा जो इवोल्यूशन इसका आ रहा है वो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन से बार बार आपको देखने को मिलेगा। साबरीमाला वाले मामले में, नवतेज सिंह जौहर वाले मामले में जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया है। पब्लिक मोरालिटी क्या कह रही है कि होमोसेक्सुअलिटी नहीं प्रैक्टिस हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कह रही है कि आर्टिकल 21 में सारे मानव समान हैं, एवरीबॉडी हैज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता को महत्व देते हुए आपके नवतेज सिंह जौहर में होमोसेक्सुअलिटी को नल एंड वॉइड किया, मतलब जो क्रिमिनलाइजेशन किया गया था उसको नल एंड वॉइड किया। साबरीमाला में महिलाओं को मंदिर के अंदर आपके एंट्री से रोका जा रहा था, एक आपके विशिष्ट उम्र की महिलाएं जो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो गुजरती हैं उनको रोका जा रहा था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आपके नल एंड वॉइड किया। और ऐसे जजमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड किया। ऐसे बड़े सारे जजमेंट आप देख सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक नैतिकता का उपयोग करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि भारत में अगर आप देखिएगा, भारत में जो आइडिया है एंशिएंट रूट्स तो रहा ही है। वेस्टर्न ओरिजिन में जॉर्ज ब्रोट इसको पहली बार 1846 में लेके आए। अंबेडकर के विजन में ये बातें आप देख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उपयोग कर रहा है। वैसे अगर आप देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का शब्द पूरे संविधान में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर आप देखिएगा तो शब्द मोरालिटी का उपयोग किया गया है हमारे संविधान में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो आर्टिकल 19(2) जब पढ़िएगा तो नैतिकता की बात की गई है, और जब 19(4) पढ़िएगा तो नैतिकता की बात की गई है। 25 जब आप पढ़िएगा तो नैतिकता शब्द का उपयोग किया गया है। 26 जब आप पढ़िएगा तो नैतिकता का उपयोग किया गया है। तो संविधान में 4 जगहों पे नैतिकता का उपयोग किया गया है। मोरालिटी का उपयोग 4 प्लेसेस पे किया गया है, और ये जो 4 जगहों पे मोरालिटी का उपयोग किया गया है लिमिटेशंस में किए गए हैं। जैसे आप 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिमिटेशंस में 19(2) आता है, जिसमें बोला गया है कि आप कोई ऐसी भाषा नहीं बोल सकते जो नैतिकता के विरोध में हो। तो वहां पे संवैधानिक नैतिकता स्पष्ट रूप से नहीं बोला जा रहा है। 19(4) भी यही बात कह रहा है, जिसमें आप कहीं पे 19(1) आप सी में देखिएगा कि आपको कहीं पे भी एक तरह से संघ बनाने का अधिकार है, समागम करने का अधिकार है। 19(1)(d) में कहीं पे आने जाने का अधिकार है, और 19(1)(e) में कहीं पे निवास करने का अधिकार है। तो उस पे जो लिमिटेशंस आपके लगाने की बात की जा रही है वो 19(4) में आपके बताई जा रही है। 25 में बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यहां पे भी नैतिकता का शब्द आ रहा है। नैतिकता के सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए आप राइट टू प्रोफेस, राइट टू कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन कर सकते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने और उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता कर सकते हैं। 26 में सामूहिक संस्थाओं को धर्म का अधिकार दिया जा रहा है, उसमें भी लेकिन यही बात बोला जा रहा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो संविधान में कहीं पे भी संवैधानिक नैतिकता नहीं उपयोग किया गया है, हालांकि नैतिकता का शब्द इन 4 जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बात आप देख सकते हैं। अब कुछ बात आप देखिए, इसका डायमेंशन क्या होगा, संवैधानिक नैतिकता का डायमेंशन क्या क्या हो सकता है। तो अगर इसका डायमेंशन अगर आप देखेगा संवैधानिक नैतिकता का, क्या इसका डायमेंशन है, डायमेंशन चारों मेजर एंगल में आप देख सकते हैं। लेजिस्लेटिव एरिया में देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एरिया में देख सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे आप देख सकते हैं, जुडिशरी में देख सकते हैं, और पब्लिक एट लार्ज में देख सकते हैं।
तो यहां पे अगर आप बात करेगा लेजिस्लेटिव में, क्या आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव डायमेंशन क्या होगा कि जो भी हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये जो भी काम करेंगे दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो भी लॉ बनाएंगे ये पब्लिक मोरालिटी के अनुसार नहीं बनाएंगे, लोक लुभावनेवाद पे नियम नहीं बनेंगे हमारे देश में। बट व्हाट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, संविधान के मूल्य क्या कह रहे हैं, संविधान की आत्मा क्या कह रही है, संविधान का लक्ष्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, उस पे सारा काम होना चाहिए। आप लोक लुभावनावाद पे नियम नहीं बनाइएगा, अधिनियम नहीं बनाइएगा जिसमें क्षणिक सुविधा हो सकती है, क्षणिक सुख मिल सकता है नागरिकों को, लेकिन कहीं ना कहीं इससे देश का विघटन होगा, देश की समस्याएं बढ़ेंगी। तो ऐसा काम नहीं करना है। जो भी अधिनियम बनाइएगा लोक नीति पे बनाइएगा, आपके मतलब लोक नीति पे नहीं बल्कि संवैधानिक नीति पे आप बनाइएगा। ये जरूर हो सकता है कि कई जगहों पे लोक नीति और संवैधानिक नीति एक दूसरे से मेल खाएं, तो वहां पे आप बनाने में कोई समस्या नहीं है। एग्जीक्यूटिव में क्या है, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं एग्जीक्यूटिव के, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, चाहे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका एजीआई हो, चाहे और भी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशंस आपके काम कर रहे हैं, जो सेमी इंडिपेंडेंट आपके लेजिस्लेटिव बॉडी भी हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सब संस्थाएं पूर्ण तरीके से स्वतंत्र तरीके से काम करेंगी, संवैधानिक लक्ष्यों के अनुसार काम करेंगी, किसी दबाव में काम नहीं करेंगी। ये भी बात आपको सुनिश्चित करना है। न्यायपालिका को जो भी निर्णय देने हैं, जो भी जजमेंट्स देने हैं, वो सारे जजमेंट्स किस बेसिस पे देने हैं, सारे जजमेंट्स आपको देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या कह रहा है, संविधान के लक्ष्य क्या कह रहे हैं, उनको ध्यान में रख के आपको निर्णय देना है। पब्लिक क्या चाहती है वो देखना है, लेकिन वो संविधान के अनुसार होगा तभी वैसे निर्णय आएंगे, अन्यथा आपको संविधान को ही महत्व देना है। जैसे कि नवतेज सिंह जौहर वाले केस में देख सकते हैं, साबरीमाला वाले मामले में देख सकते हैं। फिर पब्लिक के ऊपर कैसा डायमेंशन है, पब्लिक जो भी आपके काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को आपके महत्व देके, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के, कॉन्स्टिट्यूशन का मूल्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, उनको समझिए। आपके जो अधिकार हैं, वो जो मांग कर रहे हैं, वो संविधान के अनुसार है कि नहीं, उसको समझिए। और फिर अधिकार और कर्तव्यों की आपको सारी समझ बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बात आपका देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन क्या, इंश्योर्स दैट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक्ट विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स विच म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिस्ट्रेंट्स। जुडिशियल डायमेंशन क्या है, न्यायाधीशों को जो भी अधिनियमों का निर्वचन करना है वो नैतिक तार्किकता पे करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपके उद्देश्य हैं उनके अनुसार करना है। विधिक डायमेंशन क्या है, लॉ मेकर्स को आपके जो भी नियम बनाने हैं, जो भी जजमेंट देना है, उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, विचार विमर्श, उत्तरदायित्व और समावेशिता को महत्व देना है, इंक्लूसिविटी को महत्व देना है, ना कि आपको यहाँ पे अगर आप बात करिएगा कि लोक लुभावनावाद को महत्व दीजिए, पॉपुलिज्म को महत्व ना देते हुए आपको विचार विमर्श, उत्तरदायित्व और समावेशिता को महत्व देना है। सिटीजन डायमेंशन क्या है, सिटीजन डायमेंशन कह रहा है कि यहाँ पे जो नागरिक नैतिकता है वो विविधता को सम्मान देना है, विधि को सम्मान देना है, तार्किक निर्णयों को सम्मान देना है, और कहीं ना कहीं आपको अपने कर्तव्य करने हैं और अधिकार वही जो संविधान के अनुसार है उसी की मांग करनी है। अब इसमें चुनौतियां क्या है संवैधानिक नैतिकता में, तो सबसे बड़ी चुनौती आपकी है जो देखिएगा मेजॉरिटेरियन जो आपका सिस्टम है, जिसमें बहुलता, आपके जो बहुमतवाद को महत्व दिया जाता है, कई बार बहुमतवाद के अनुसार ही अधिनियम बना दिए जाएं, बहुमतवाद के अनुसार ही आपके निर्णय आ जाएं, जो हमारी संस्थाएं हैं बहुमत के जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर नीतियों को लागू करें, उन्हीं को महत्व दें, ये ठीक नहीं है। तो मेजॉरिटेरियन पॉपुलिज्म, बहुसंख्यक लोग लुभावनावाद हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सबके अधिकार जो संविधान के अनुसार दिए गए हैं
उनको सुनिश्चित करते हुए देश आगे बढ़े, ये जरूरी आपका है। दूसरा मेजर बात आपका क्या है, जो यहाँ पे मानदंडों का हानि हो रही है, जो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कई बार कन्वेंशंस को महत्व नहीं देते हैं, कई बार कन्वेंशंस का दुरुपयोग कर देते हैं, कई बार अभिसमयों का, जो हमारे पुराने समय से जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको महत्व नहीं देते हैं। तो कई सारे मामलों में देखा जा रहा है कि इसका हानि हो रहा है। तो ये बातें आपको, जैसे अभी आप देखिएगा कि पिछले लोकसभा में क्योंकि हमारे पास अपोजिशन के पास वो नंबर नहीं थे तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा बनाया ही नहीं गया। तो ये आपके एक तरह से कहा जाएगा कि पॉलिटिकली करेक्ट हो सकता है, नंबर के अनुसार करेक्ट हो सकता है, लेकिन संविधान की आत्मा के अनुसार ये सही नहीं है। संविधान के आत्मा के अनुसार आपको कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर बनाना ही चाहिए था। कारण क्या है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर विपक्ष से आता है, इस वजह से भी हो सकता है कि पिछले आपके लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया। फिर आप देख सकते हैं पब्लिक इग्नोरेंस। हमारे यहाँ पे एक और समस्या है कि हमारी जो नागरिक हैं इनको संविधान की जो उद्देश्य है, संविधान की जो नैतिकता है, संविधान की जो नीति शास्त्र है, उसके मूल्य हैं, उनकी जानकारी का अभाव आपको देखने को मिलेगा। तो संविधान की सारी जानकारी, संविधान के लक्ष्य उद्देश्य, ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि तभी उसके अनुसार वो अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे, चुनाव में सही मतदान करेंगे और सही उम्मीदवारों का चयन कर पाएंगे। फिर आप देखिएगा नौकरशाही अगर पक्षपाती होगी तो भी कहीं ना कहीं संविधान के लक्ष्यों का पूर्णता नहीं हो पाएगा। अगर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो जाए, हमारे नौकरशाही का राजनीतिकरण हो जाए, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे वो समर्थन देंगे वो इलेक्शंस को बड़े आसानी से जीत पाएगा। तो ऐसी समस्याएं लगातार आपकी बनी रहेंगी। हो सकता है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो तो इससे क्या हो कि एक आपके समाज के जो विशेष वर्ग है उनको लाभ मिलते रहे, कुछ लोगों को वंचित कर दिया जाए। तो ये सब अगर होगा तो समता के अधिकार का भी खंडन होगा, ये भी बात आप देख सकते हैं। तो चुनौतियां क्या क्या है, अगर बहुसंख्यक लोक लुभावनावाद है, मानदंडों का हानि हो रहा है, जो हमारी न्यायपालिका है निर्णय देने के प्रयास में कई बार वो क्या करता है, जुडिशियल ओवररीच कर देता है, अपने शक्तियों का अतिक्रमण कर देता है, इसके वजह से न्यायिक तानाशाही हो जाती है, जुडिशियल टायरनी हो जाती है। तो न्यायपालिका को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो निर्णय दे रहा है वो संविधान के दायरे के अंदर ही हो, जुडिशियल एक्टिविज्म के आपको प्रयास करने के प्रयास में ऐसा ना हो कि न्यायिक तानाशाही हो जाए। जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट कन्वर्ट इनटू जुडिशियल टायरनी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये जुडिशियल ओवररीच आपका न्यायिक अतिक्रमण आपका हो रहा है। लैक ऑफ सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन प्रिवेंट्स मोरल, इसमें एक्सेसिव मोरल इंटरप्रिटेशन रिस्क अंडरमाइनिंग सेपरेशन ऑफ पावर। तो अगर आप क्या होगा कि अत्यधिक नैतिक व्याख्या शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करने की जोखिम उठाती है। तो अगर जरूरत से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स हमारे एक्टिव हो जाएंगे तो ये जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल टायरनी में कन्वर्ट हो सकता है। ये चुनौतियां आपकी हैं। अब तरीका क्या है, कैसे इसको सुधार किया जाएगा, कैसे इसको और मजबूत बनाया जाएगा। तो क्या क्या चुनौतियां हैं, नागरिक हमारे बड़े ज्यादा न्याय को और हमारे संविधान को नहीं समझते, तो सिविक एजुकेशन दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का एजुकेशन दिया जाए, सिविक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ाया जाए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी शिक्षा को महत्व दिया जाए, संवैधानिक साक्षरता को महत्व दिया जाए, सार्वजनिक विचार विमर्श को महत्व दिया जाए। फिर कई बार आप देखिएगा कि जो हमारे नेतृत्व करता है वो नैतिकता का पालन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं एथिक्स कमेटी को और महत्वपूर्ण बनाया जाए। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे ही वो आपके इलेक्शन जीत के आते हैं तो 5 साल वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, उनके लिए कम से कम 3 महीने का आपके पोस्ट इलेक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए कि संविधान के अनुसार कैसे काम करना है, क्या क्या तरीके आपको उपयोग करने हैं, कैसे कार्यपालिका से काम लेना है, कैसे मीडिया का संबोधन करना है, कैसे संसद में काम करना है, कैसे विधि बनाना है। बिना ट्रेनिंग के हमारे सांसदों को आपके संसद में सारा कार्यभार दे दिया जाता है।
वो अनुभव से सीखते हैं, लेकिन अगर उनको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग, पेशेवर शिक्षा अगर दे दी जाए 3 महीने की, तो उनके पूरे जीवन में वो काम आएगा। इसकी अत्यंत आवश्यकता आपकी है एथिकल लीडरशिप को डेवलप करने के लिए। फिर इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी, जो एथिक्स कमिटी है उसको आपके और शक्तियां दी जाए। जुडिशियल सेंसिटिविटी, न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना है कि उसकी जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल टायरनी में ना कन्वर्ट हो, न्यायिक सक्रियता न्यायिक तानाशाही में परिवर्तित ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए, और नागरिकों की भागीदारी की जाए प्रजातंत्र के अंदर। तभी जाके समता, तभी जाके आप कहा जाएगा कि सहानुभूति, समानुभूति आपके डेवलप हो पाएगी। तो ये सारी बातें आपकी हैं जो हम सुधार कर सकते हैं आपके मोरलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के अंदर। अब निष्कर्ष क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सोल है, और ये एक तरह से कहा जाएगा कि विधिक पाठ के साथ साथ एक नैतिक प्रतिज्ञापन भी है, नैतिक प्रतिज्ञापन के रूप में काम करता है, कि हमें मोरल कन्वीनियंट के रूप में काम करता है। अंबेडकर ने सिंपली ये कहा है कि डेमोक्रेसी केवल विधि के अनुसार ही नहीं चल पाएगी, इसमें नैतिक मानदंडों का, नैतिक अनुशासन का भी महत्व रहेगा। हमारे नागरिकों और हमारे जो एक तरह से कहा जाएगा कि नेतृत्व करता है, उनके अंतर्गत दोनों को नैतिक मानदंडों का, नैतिक अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। जब विधि हमारे विवेक के अनुसार होगी, हमारे अंतरात्मा के अनुसार होगी, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन एक जीता जागता दस्तावेज बन पाएगा जो न्याय और समता को प्रदान कर पाए। तो जब विधि हमारे संवैधानिक आत्मा के अनुसार होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्साइंस के अनुसार होगी, तभी जाके जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी जो है उनको हम पूरा कर पाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगातार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा रहा है। अगर आप देखिएगा तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन आपका बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट बट हैज टू बी कल्टिवेटेड। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट critically analyze the concept of constitutional morality as propounded by Supreme Court of India। ये क्या कह रहा है? संवैधानिक नैतिकता कोई प्राकृतिक भावना नहीं है, इसको हमें अपने मेहनत से बनाना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा, इसको पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। और यही बात आपके कौन कह रहे हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर कह रहे हैं कि केवल टॉप ड्रेसिंग कर दिया जाए डेमोक्रेसी का तो डेमोक्रेसी चलेगी नहीं, संवैधानिक नैतिकता के बिना डेमोक्रेसी चलने की संभावना नहीं है। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ, अब आपको इसमें क्या करना है? समालोचनात्मक विश्लेषण करना है कि संवैधानिक नैतिकता है क्या, प्रॉस लिखिएगा, कॉन्स लिखिएगा, क्या क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं वो लिखिएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो ये क्वेश्चन अब एक बार आप लोग लिख के व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कोचिंग का नंबर है उस पर कर दीजिए, तो उसका इवैल्यूएशन करके हम वापस आपको भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।